हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर आया है। अब व्हेन द पीपल लिव वेल 1857 एंड आफ्टर द बुक ईयर ओवर पास थर्ड दैट्स इम्पोर्टेंट। देखा जाए तो जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 के, यहाँ पर जो हमारे समक्ष कक्षा 8वीं का इतिहास का जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा अतीत पार्ट 3। और ये एग्ज़ाम पैटर्न व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके समक्ष ये टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में लाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हिंदी के साथ आपको इंग्लिश में भी ये बात समझाई जाएगी जो काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो इसमें जो है हर एक क्वेश्चन जो है सिलेबस के अंतर्गत है, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ तक की बात ये आती है, एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको जो है पूरा चैप्टर को मुझे समझाना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और ये जो है इतिहास का जो है पुस्तक हमारा अतीत पार्ट 3 से लिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एमसीक्यू जो है आपके न्यू सिलेबस पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बन जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो ये सब महत्वपूर्णता के साथ हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। देखा जाए तो क्वेश्चन है कि 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से बर्मा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने आदेश का पालन करने से इनकार क्यों कर दिया? In 1824, when the spouses were asked to go to the Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order. And why? You know that, understand? The question is clear. In 1824, when the sepoys were asked to go to the Burma and by sea route to be fight for the company, and they refused to the following the order. And why? देखा जाए तो ऑप्शन है, यह व्यापक रूप से माना जाता था कि यदि वे समुद्र पार करेंगे तो वो अपना धर्म और जाति खो देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, ऐसी धारणा थी कि बर्मा जाने पर सिपाहियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात है कि ऐसा माना जाता था कि बर्मा एक गैर मित्र देश था और इसलिए वह विदेशियों का स्वागत नहीं करता था। और डी कहता है कि वो व्यापक रूप से माना जाता था कि उन्हें कैद के रूप में लिया गया था और उन्हें वहाँ जेल में डाल दिया जाएगा। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि उस समय के लोगों का विचारधारा जो थी धार्मिक थी और वो धर्म से काफ़ी जुड़े हुए थे। जब अंग्रेज़ों ने भारत में रेल चलाई तो लोगों ने ये सोचा कि इतने भारी भरकम जो है भारत माता के शरीर पे चलाई जाएगी रेल, तो इससे कितना नुकसान होगा। और जब अंग्रेज़ों ने बहुत से जो है समाज में सुधार करने की कोशिश किया, तो भारतीय लोगों ने ये समझा कि ये उनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। तो यही अंधविश्वास जो था कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिला। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर ये होगा कि वो बर्मा जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि यह व्यापक रूप से माना जाता था कि यदि वह समुद्र पार करेंगे तो वह अपना धर्म और जाति खो देंगे, क्योंकि इसलिए वो जो है बर्मा जाने से इनकार कर दिया कि हम जो है समुद्र पार नहीं करेंगे, हम बर्मा नहीं जाएंगे। अगर हम उस क्षेत्र में गए तो हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा, हमारा जो है जाति भी हम खो देंगे। इसलिए सिपाहियों ने जो है कंपनी की बात जो है मानने से इनकार कर दिया और बर्मा में लड़ाई लड़ने के लिए जाने से उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया।
तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी द्वारा चलाए गए सिक्के से क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी द्वारा चलाए गए सिक्कों से क्या किया, आखिर उन्होंने सिक्के के साथ क्या खिलवाड़ किया। What did the East India Company do from the coins minted by the company? You know that question is very interesting. What did the East India Company do from the coins minted by the company? The option here, सिक्कों से मुगल साम्राज्य का नाम हटा दिया गया था। बी, सिक्कों से भारत नाम हटा दिया गया था। सी, सिक्कों से गवर्नर जनरल का नाम हटा दिया गया था। या डी, सिक्कों से ब्रिटिश राजा का नाम हटा दिया गया था। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझ वाली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंपनी द्वारा सिक्के चलाए गए थे, उन्होंने ये साफ शब्दों में कर दिया था, द नेम ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज रिमूव फ्रॉम द कोइंस। मीन सिक्कों से मुगल साम्राज्य का नाम हटा दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही है, सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया था। द नेम ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज रिमूव फ्रॉम द कोइंस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, माझो प्रवास पुस्तक किसने लिखी थी। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हु रोट द बुक माझो प्रवास। हु रोट द बुक माझो प्रवास। ऑप्शन ए कहता है लालू बख्शी ने लिखा था। बी कहता है बैजवाई शिंदे ने लिखा था। सी कहता है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था। या डी कहता है मोरोपंत तांबे ने लिखा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि माझो प्रवास पुस्तक किसने लिखी थी। माझो प्रवास बुक रिटन बाय। तो देखा जाए तो ये अगर हम आंसर की नज़र करें तो आंसर है विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे यानी ऑप्शन सी, विष्णु भट्ट गोडसे जो है ऑप्शन सी आपका सही है। माझो प्रवास पुस्तक जो है विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इसमें सारी बातों को उन्होंने जो है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लिखी थी, जो काफ़ी महत्वता को दर्शाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके समक्ष आया है, क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दत्तक पुत्र लिखा गया है। दत्तक पुत्र का ये अर्थ होता है जिसको हम गोद लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो नाना साहब पुत्र थे वो उनके अपने पुत्र नहीं थे, उन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है। लेकिन बात यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी क्वेश्चन साफ शब्दों में बोलूँ तो नाना साहब ने किस क्षेत्र में जो है विरोध का नियंत्रण किया था। तो क्वेश्चन यार, विच इज़ अ रिवॉल्ट इज अ लीड बाय द नाना साहब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। You know that question is very interesting. Which revolt is led by the Nana Sahab, the adopted son of Peshwa बाजीराव सेकेंड। ऑप्शन की तरफ अगर हम नज़र करें तो कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किया था, या बी अवध का, या सी जगदीशपुर का, या विठुर का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखा जाए तो आंसर है कि बाजीराव पेशवा के सेकेंड के जो पुत्र थे नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर काफ़ी महत्वपूर्ण जगह था जहां से नाना साहब ने सारे विद्रोह का जो है नियंत्रण किया था। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही है, कानपुर के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है नाना साहब के उस योग्य सेनापति के नाम बताइए जिसने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए नाना साहब के, अब नाना साहब के उस योग्य सेनापति का आपको नाम बताना है जिसने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब विद्रोह के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन ये विद्रोह जो था किसी के हाथ में कंट्रोल था। तो वो कौन थे?
जिसके हाथ में कानपुर का विद्रोह जो था कंट्रोल में था। तो क्वेश्चन है यार, नेम द एबल कमांडर इन अ चीफ ऑफ नाना साहब हु लीड टू रिवॉल्ट इन अ कानपुर। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेम द एबल कमांडर इन अ चीफ ऑफ नाना साहब हु लीड टू रिवॉल्ट इन अ कानपुर। द आंसर है मौलवी अहमदुल्ला, बी तात्या टोपे, सी बहादुर शाह जफर, डी मंगल पांडे। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि नाना साहब के उस योग्य सेनापति को आपको नाम बताना है जिसने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में आंसर के रूप में जो आ रहा है वो है तात्या टोपे, यानी ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। तात्या टोपे ही वो योग्य सेनापति थे जो नाना साहब के नेतृत्व वाली कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, लखनऊ के रेजिडेंसी में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की थी। क्वेश्चन समझ में आया। लखनऊ के जो रेजिडेंसी में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की। आई रिपीट द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। हु हेल्प द कॉलिन्स कैम्पबेल टू बी रेस्क्यू द ब्रिटिश holded up to the residency of Lucknow? You know that question is very interesting. Who helped the Collins Campbell to be rescue the British holded up in the residence of Lucknow? ऑप्शन है कुंवर सिंह ने किया था मदद, या बी नाना साहब ने, या सी बहादुर शाह जफर ने, या डी गोरखा रेजिमेंट ने। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लखनऊ के रेजिडेंसी में छुपे अंग्रेजों के छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की। तो आंसर है आपका गोरखा रेजिमेंट, यानी ऑप्शन डी। गोरखा रेजिमेंट ने जो है अंग्रेजों की मदद की उनको छुड़ाने में। किसको? कॉलिन कैम्पबेल को, क्योंकि वो उस समय के गवर्नर थे और काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत से अंग्रेज़ों को जो है कैद कर लिया गया था। लेकिन गोरखा रेजिमेंट ने बहुत मदद किया वहाँ पर कॉलिन कैम्पबेल की, जिसके मदद से लखनऊ में के रेजिडेंसी में छुपे अंग्रेज़ों को छुड़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन डी सही है, गोरखा रेजिमेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आया है कि नाना साहब कौन थे। नाना साहब कौन थे? तो हु वॉज द नाना साहब? हु वॉज द नाना साहब? ऑप्शन ए कहता है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, बी कहता है रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र थे, सी कहता है नाना नवाब वजीर अली शाह के पुत्र थे, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर नाना साहब और लक्ष्मीबाई दोनों साथ में खेला करते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र होना तो संभव हुआ ही नहीं। तो देखा जाए तो बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन समझ जरूरी है। नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, यानी ऑप्शन ए सही है, द सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र कौन थे? नाना साहब। और नाना साहब जो थे एक गोद लिए हुए पुत्र थे, यानी पेशवा बाजीराव के अपने पुत्र नहीं थे, इन्होंने गोद लिया था इनको, जिसके अंत में जो है अंग्रेजों ने इनको भी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तब नाना साहब ने कानपुर के जो विद्रोह हुआ था तात्या टोपे के मदद से नियंत्रण किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में सुधार हेतु लिया गया निर्णय था। देखिए, अंग्रेजों ने भी भारत में बहुत से सुधार किए और शायद अंग्रेज ना आते तो आज हम भी हमारा जो है देश का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे देश में तो एक रूल बनी हुई है कि जैसा है तैसा ही रहने दो, आगे हमें नहीं बढ़ना है।
लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत चीज़ों को चेंज किया। अगर अंग्रेज ना आते तो विधवा पुण्य विवाह कानून लागू नहीं हो पाता, सती प्रथा पर बैन नहीं लगती, और न जाने कितने प्रथा हमारे समाज को खोखला कर रहे थे, उसको जो है अंग्रेज़ों ने बैन किया। तो देखा जाए तो अंग्रेज़ कहीं ना कहीं भारत के सुधार ही करके गए हैं, नहीं तो भारत आज भी जो है 100 साल पिछड़ा हुआ ही रहता। ऐसे तो अभी भी 100 साल पिछड़ा ही हुआ है, लेकिन देखा जाए तो हम और पिछड़े हुए ही नज़र आते, तो अच्छा होता। आज आधुनिक युग में तो हमें रहने को नहीं मिलता, जहाँ पर सिर्फ मतलब का जो है हर चीज़ होती है। तो देखा जाए आज हम यहाँ तक पहुँच के भी आज हम दुखी ही हो गए हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं भी देश और जग कल्याण के लिए सही नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में सुधार हेतु लिया गया निर्णय था। Which of the following is the decision taken by the British to reform the Indian society? You know that question is important. Which of the following is the discussion taken by the British to reform the Indian society? The option here, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था, उन्होंने विधवा के पुण्य विवाह को प्रोत्साहित किया था, सी अंग्रेज शिक्षा को सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया था। तो देखा जाए तो सारे ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द सती, द इनकरेजेड द रीमैरिज ऑफ द विडो, द इंग्लिश एजुकेशन वॉज एक्टिविटी प्रमोटेड, और डी तो हमें ये कह रहा है कि तीनों ऑप्शन सही है। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सुधार किया था? तो मैंने अभी बताया था कि अंग्रेज़ों ने सती प्रथा पर जो है काफ़ी बड़ा कानून बनाई, उन्होंने विधवा पुण्य विवाह पर भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना अंग्रेज के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान था, क्योंकि उनको भारतीयों को अंग्रेजी आ गई, इंग्लिश आ गई, और उन्होंने अंग्रेज़ों का जो मतलब था, उनका जो उद्देश्य था, उनको भाप गए। और इंडिया वाले ने अंग्रेजी पढ़ के जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में भी जाना, और जो है विदेशों में हो रही क्रांति के बारे में भी समझा, और इसी कारण भारत वालों को जो है दिमाग खुली और उन्होंने अंग्रेज़ के जो है खिलाफ बिगुल बजा दी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आंसर डी है, ऑल ऑफ अबव, यानी उपरोक्त सभी जो है सही आंसर है। ये सारे के सारे जो हैं सुधार अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई थी। चलिए देखते हैं आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन क्या है। आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है, कौन अपने दत्तक पुत्र को अपने झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहता था? क्वेश्चन समझ में आया? कौन अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र को झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दिलवाना चाहती थी या चाहता था? तो देखा जाए, हु वांट टू रिकॉग्नाइज हिज हर adopted son as the heir of his Jhansi kingdom. You know that question is very interesting. Who wanted to recognize his her adopted son as the heir of his her Jhansi kingdom? The option है नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी विरजीश कद्र या रानी लक्ष्मीबाई। देखा जाए दोस्तों तो नाना साहब भी एक गोद लिए हुए बच्चे थे, और ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कुंवर सिंह भी नहीं थे, वीर सिंह कद्र भी नहीं थे। झांसी की रानी जो थी, झांसी की साम्राज्य की महारानी थी, तो झांसी की रानी ही ऐसा चाहेगी। तो ऑप्शन आपका डी सही है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपने दत्तक पुत्र को झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहती थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो है पुत्र, उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने जो है एक बच्चे को गोद लिया, और वो चाहती थी कि इसे जो है झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जो भी गोद लिया हुआ पुत्र होगा उसको हम साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। इसी कारण जो है झांसी की रानी जो है अंग्रेज़ों से दो चार हाथ की थी, और लड़ते लड़ते जो है अपनी प्राण की आहुति दी थी। तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई थी, यानी ऑप्शन आपका डी है सही, और ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है,
मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था? देखिए, मुगल साम्राज्य की ओर से, मुगल साम्राज्य का जो है 1857 में भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वो भी अंग्रेज से परेशान हो गए थे। देखा जाए तो मुगलों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मुगल साम्राज्य की जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर होते गए और वो अंग्रेज़ों के दास्ता स्वीकार कर लिए और उन्होंने पेंसिल पे जो है जीना सीख लिए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था? हु वाज द प्रोक्लेमेड लीडर of the revolt of 1857 from the Mughal Empire? You know that question here. Who was the proclaimed leader of the revolt of 1857 from the Mughal Empire? Option here: तात्या टोपे, बी कुंवर सिंह, सी बहादुर शाह जफर, डी नाना साहब। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को जो है मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन है 1856 में किस गवर्नर जनरल के निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा थे और उनके किसी भी वंशज को इसके बाद राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? देखिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी कारण से जो है 1857 का जो है बिगुल बजाई गई थी, क्योंकि राजा मानने से इनकार अंग्रेजों ने कर दिया था। तो यह क्वेश्चन यही है कि 1856 में किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा थे, यानी अंतिम मुगल राजा होंगे, उसके बाद किसी को राजा नहीं बनाई जाएगी, उन्हें किसी वंशज को इसके बाद राजा बनाने की मान्यता नहीं दी जाएगी। द क्वेश्चन यार, इन 1856 विच गवर्नर जनरल डिसाइड दैट बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल किंग एंड नॉन ऑफ इज द डिस्केंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ किंग्स हेयर आफ्टर? You know that question is very interesting. In 1856, which is the Governor General decided that Bahadur Shah Jafar was the last Mughal king? ऑप्शन पे अगर नज़र दौड़ाएं तो ऑप्शन कहता है पहला लॉर्ड कार्नवालिस ने ऐसा किया था, बी कहता है लॉर्ड कैनिंग ने किया था, सी वैरेन हेस्टिंग्स ने की थी, या डी विलियम बेट्रिक्स ने किया था। तो देखा जाए दोस्तों, इस समय जो गवर्नर था 1856 में, वो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय के गवर्नर थे, यानी लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के कारण ही उन्होंने ये घोषणा किया कि जो है मुग़ल साम्राज्य के अब कोई भी राजा नहीं बनेगा, बहादुर शाह जफर जो होंगे अंतिम शासक होंगे, उसके बाद किसी को भी मान्यता नहीं दी जाएगी। इन सब कारणों के कारण जो है 1857 की जो है बिगुल बजाई गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड कैनिंग। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है ग्वालियर पर अंग्रेजों ने पुण्य कब्जा किस सन में किया था? ग्वालियर पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किस वर्ष किया था? When was the Gwalior recaptured by the British? When the Gwalior recaptured by British? The option है 1863 में, या बी 1842 में, या 1825 में, या 1858 में। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ वाली है कि ग्वालियर पर अंग्रेजों ने पुण्य कब्जा कब किया था। तो मैं थोड़ा सा आपको एक दृश्य बता सकता हूं कि जब 1857 क्रांति हो गई थी और 1857 क्रांति में कई जगहों पर जो है अंग्रेज़ों को कब्जा को ख़त्म कर दी गई थी और उसमें ग्वालियर भी था। ग्वालियर जो है इंडियन लोगों ने कब्जा कर लिया था और फिर अंग्रेज़ों ने ही उसको जो है अपने अधिकार में ले लिया था। तो जर्नल सी बात है, 1857 के बाद ये घटना घटी थी।
तो बात घटी थी, जिसका मतलब 1800 जो है 58 यानी 1858 में, 1858 में, यानी ऑप्शन डी सही है आपका। तो ग्वालियर पर अंग्रेजों ने पुण्य कब्जा तो जो की थी 1858 में की थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है कि लखनऊ की बेगम हजरत महल के बेटे का नाम बताइए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लखनऊ की बेगम हजरत महल के बेटे का नाम क्या था। द नेम ऑफ द सन बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, नेम द सन ऑफ द बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ। द ऑप्शन हियर बिरजीश कद्र, बी नाना साहब, सी कुंवर सिंह, डी बाजीराव। देखा जाए तो नाना साहब तो इनके पुत्र थे नहीं, कुंवर सिंह भी नहीं थे, बाजीराव भी नहीं थे। तो देखा जाए तो ऑप्शन है बिरजेश कद्र थे। बिरजेश कद्र जो थे लखनऊ की बेगम हजरत महल के बेटे थे। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो क्वेश्चन आया है वो आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि उस भारतीय सैनिक का नाम बताइए जिसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की कोशिश की लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी लटका दी गई। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उस भारतीय सैनिक का नाम आपको बताना है जिसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश भी की लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी लटका दी गई। नेम द इंडियन सोल्जर हु ट्राइड टू द रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द बैरकपुर बट वॉज अरेस्ट एंड हैंगिंग टू बी डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857. 1857, that is important. I repeat again. Name the Indian soldier who tried to rebel against the British at the Barrackpur but was the arrest and hanging to be death on 8 April 1857. ऑप्शन की तरफ देखें तो नाना साहब थे क्या वो, क्या भी बहादुर शाह जफर थे, या सी तात्या टोपे थे, या डी मंगल पांडे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि देखा जाए तो बैरकपुर में एक घटना घटी थी। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने चर्बी वाले कारतूसों को चलाने की आज्ञा दी गई थी और जो कारतूस लाई गई थी उसमें जो है शुगर का और जो है गाय का जो है चर्बी और चमड़ियों का इस्तेमाल की गई थी, जिसके कारण सभी सैनिकों ने जो है इस तोप को चलाने से इनकार कर दिया, इस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस कारतूस को चलाने से पहले जो था उसको दांतों से खींच के चर्बी को हटानी थी। और आपको तो पता ही है कि हर धर्म में हर चीज़ की अलग मान्यता होती है। हिंदू जो है गाय को अपनी माता समझती थी और इन चमड़ी को मुंह में लगाना उनके लिए सही नहीं था। और मुस्लिम धर्म में सूअर का नाम लेना भी यानी पिग का नाम लेना भी हराम था और वो नापाक हो सकते थे। तो इन्हीं कारणों से सभी सैनिक ने, चाहे हिंदू के हों चाहे मुस्लिम हो, सब ने जो है कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया। और इसमें से जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मंगल पांडे, उन्होंने भी इनकार कर दी और उनके साथ सभी सैनिकों ने भी मना कर दिया। लेकिन ये विद्रोह काफ़ी दिनों तक नहीं चली। अंत में जो है मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई और उनको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन कहते हैं ये विद्रोह यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद जो है विद्रोह की एक लहर सी चली। विद्रोह इतनी पावरफुल थी कि अंग्रेज़ की नींव तो वहीं पे उखड़ गई थी, लेकिन पंजाब के सिपाहियों के कारण अंग्रेज़ों ने बहुत आसानी से जो है इस विद्रोह को दबा दिया। अगर पंजाब के सैनिकों ने अंग्रेज़ों के साथ नहीं दिया होता तो शायद भारत 1857 में ही स्वतंत्र हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ जहाँ होना होता है वही होता है। जैसे इस क्वेश्चन में उस भारतीय सैनिक का नाम बताना था जिसने बैरकपुर में अंग्रेज़ के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया और 18
8 अप्रैल 1857 को फांसी लटका दी। तो वो थे मंगल पांडे। जो मैं आपको कहानी बता रहा था वो मंगल पांडे के थे। अगर आपको क्वेश्चन में भी आ जाता है तो बहुत ही आसानी से आप जो है लिख सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के संबंध में एक निवासी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो है लाइन ब्रिटिश भारत के संबंध में, ब्रिटिश और भारत के संबंध में एक निवासी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आई रिपीट इन इंग्लिश, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ रेसिडेंस विद द रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश इंडियन। You know that question is very interesting. Which one of the following best describe a resident with respect to the British India? Okay, the option here, एक अधिकारी जो सैनिक को शपथ दिलाता है, बी राजस्व एकत्र करने वाला एक स्थानीय साहूकार है, सी ब्रिटिश सरकार का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो एक स्थानीय स्थान पर तैनात था और राज्य घटनाओं को नियंत्रित करता था, डी भू राजस्व नियंत्रण करने के लिए एक स्थानीय जमींदार। तो देखा जाए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है कि निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश भारत के संबंध में एक निवासी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आंसर देखने पर आंसर ये है, A senior British government administrative official position needed in their local place and the controlling the happening of the kingdom means ब्रिटिश सरकार का एक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी जो एक स्थानीय स्थान पर तैनात था और राज्य घटनाओं को नियंत्रित करता था। तो सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि सिपाही अंग्रेज से नाराज थे क्योंकि। सिपाही अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि द Sepoys were angry with the British because the Sepoys were angry with the British because A उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति के कारण, बी कारतूस प्रकरण के कारण, या सी उनके असहिष्णुता व्यवहार के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए सिपाही जो नाराज हुए थे अंग्रेजों से, और ये नहीं कि सिर्फ हिंदू सिपाही नाराज हुए थे, हिंदू मुसलमान दोनों ही सिपाही जो थे नाराज थे। कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक नया कारतूस लाए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण तो था, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। उसमें जो था गाय और सूअर की जो है चमड़ियों का और उनके जो है फैटों का उपयोग की जाती थी, और इस कारतूस को चलाने से पहले उस पर जो है मुंह से छीलना पड़ता था। और आपको पता ही है कि गाय जो होती है हिंदुओं की माता के समान होती है, और उसके चमड़ी को मुंह में रखना कहीं ना कहीं जो है भ्रष्ट होना के बराबर था। और पिग जो होता है मुसलमानों के लिए एक बहुत ही गंदा शब्द होता है, ठीक है, जिसको वो अपने जबान तक पर भी नहीं ला सकते थे। तो मुंह पर छूने की तो बात कई हज़ार किलोमीटर दूर थी। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, और हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने जो है कारतूस को चलाने से मना कर दिया। तो इसलिए वो बहुत नाराज़ थे अंग्रेज़ के खिलाफ, उन्होंने युद्ध की बिगुल बजा दी, और इसमें से मंगल पांडे भी एक थे। तो देखा जाए सिपाही के रूप में जो है अंग्रेज़ों से नाराज़ इसलिए थे क्योंकि वो कारतूस प्रकरण के कारण। तो ऑफ द कार्ट्रेजिस एपिसोड ऑफ द कार्ट्रेजिस एपिसोड मीन्स बी ऑप्शन आपका सही है। कारतूस के प्रकरण के कारण जो है इंडियन सिपाही अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है वायसराय की उपाधि किसे दी गई थी। देखिए वायसराय जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण पदवी होती है।
तो वायसराय जो है किसको दी जाती थी? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अ विक्रेव? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विसरॉय? द विसरॉय इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल हेयर। ऑप्शन, मुख्य आयुक्त को दी जाती थी, या गवर्नर जनरल को दी जाती थी, या वन प्रबंधक को दी जाती थी, या इनमें से कोई नहीं। देखा जाए दोस्तों तो वायसराय यानी विसरॉय काफ़ी महत्वपूर्ण पदवी थी और ये मुख्य तौर पे गवर्नर जनरल को कहा जाता था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी सही है, गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल बी ऑप्शन सही है। और गवर्नर जनरल की जो है वायसराय की उपाधि दी जाती थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि 9 मई 1857 को घटी घटना का क्रम नीचे व्यवस्थित क्रम में दिया गया है और दिए घटनाक्रम को सेट को सही क्रम चुने। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भी बात रखती है, क्योंकि 1857 की घटना एक महत्वपूर्ण थी और चैप्टर भी इसी पे आधारित है। तो ये अगर घटना आप अच्छे से याद कर लेते हो कि कौन घटना पहले घटी थी, तो मुझे विश्वास है कि आप सारे MCQ को करने में सक्षम हो जाओगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ये घटनाक्रम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो घटना ये कहता है कि मेरठ में तैनात अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को कैद सैनिकों की रिहा कर दी गई। सैनिकों को एक समूह ने विद्रोह कर दिया और अपनी सैन्य वर्ग से बाहर निकाल दिए गए। रिहा किए गए सैनिकों में ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली तक जो है मार्च करने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया पर सैनिकों ने बर्खास्त कर दी गई और 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। तो क्वेश्चन है अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट हैपेंड ऑन 9 मई 1857 आर गिवन बिलो। It is implied up to the order. Pick up the correct order from the following set of the statement. You know that first statement here, the other soldier stranded at the Marut revolt and British officer released the imprisoned soldier. And second, a group of soldiers is mounted and the walking out of their military barracks. And third year, the release of soldier killed the British officer and after the marchings to Delhi, proclaimed the Mughal Empire Bahadur Shah Jafar as the Emperor of the India. And fourth year, the soldier were dismissed and the sentenced to the 10 years imprisonment of refusing to be used to the grass category. तो क्वेश्चन क्लियर कि आपको 1919 में 1857 घटना को क्रम में व्यवस्थित करना है। अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट हैपेंड ऑन 9 मई 1857 ईयर। तो देखा जाए तो पहली घटना क्या घटी थी 1857 में। पहली घटना अगर आपको पता लग जाए पहली घटना क्या थी, तो पहली घटना तो ये घटित हुई थी कि सैनिकों को एक समूह के विद्रोह कर दिया था और अपनी सैन्य बैरक से बाहर निकल गए थे। ये पहली घटना थी। तो देखिए ऑप्शन किन किन में जो है दूसरा ऑप्शन को पहला बनाया गया है। तो देखा जाए तो करीबन 2 ऑप्शन में, ऑप्शन ए और डी में। तो इसका मतलब सी और बी जो है एलिमिनेट हो गए। देखिए एक अगर बात आपको पता होगा तो सारे आंसर जो है बेखूबी पता चल जाती है। ठीक है, तो पहला और डी में हमारा द्वंद्व यहाँ पर बन गया। ठीक है, यानी हमने सेलेक्ट किया ग्रुप ऑफ सोल्जर माउंटेन एंड द वॉक आउट ऑफ देयर मिलिट्री बैरक, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगर आप अगला ऑप्शन को चुन लेते हो तो और भी थोड़ी सी जो है क्लैरिटी क्वेश्चन में आ जाएगी। तो अगला ऑप्शन ये कहता है कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने पर सैनिकों को बर्खास्त कर दी गया और 10 साल की कैद सुना दी गई। देखिए सैनिक समूह विद्रोह कर दिया, क्यों किया? चर्बी वाले कारतूस को चलाने के कारण, और वो बैरक से बाहर हो गए। तो उसमें अंग्रेज सिपाही जो थे उन पे जो है क्रोधित किए, उन पे जो है उनको बर्खास्त कर दिया और 10 साल की सज़ा सुनाई। तो ये 2 सीक्वेंस बने।
अब देखिए दो सीक्वेंस देखिए, दोनों ही ऑप्शन में है, ए में भी है और डी में भी है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है, लेकिन आगे आगे का जो है ऑप्शन आपको क्लैरिटी कर देगी कि कौन सा बात सही जाएगा। तो उसके बाद क्या घटना घटी जब उन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई गई, तो देखा जाए अगली घटना ये घटी कि मेरठ में तैनात अन्य सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया इस कारण से, और ब्रिटिश अधिकारियों ने कैसे सैनिकों को रिहा कर दिया। देखिए, सैनिकों को विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने कैसे सैनिकों को रिहा कर दिया। तो देखिए दूसरा जो है, पहला ऑप्शन कहाँ पर अब आ रहा है, पहला ऑप्शन सिर्फ डी पार्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। तो तीसरा घटना जो यही घटा होगा कि ये सारे घटना के बाद जो है वो रिहा किए गए सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली तक मार्च करने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। तो आपने सीक्वेंस समझ लिया, इसका ऑप्शन डी सही है। पहला जो है, सैनिकों ने समूह ने विद्रोह कर दिया और अपनी सैन्य बैरक से बाहर निकल गए। दूसरी है, चर्बी वाले कारतूस उपयोग करने से इनकार करने पर सैनिकों ने बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। तीसरी बात है, मेरठ में तैनात अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों कैद सैनिकों को रिहा कर दी। और अंतिम बात है, रिहा किए गए सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली तक मार्च करने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर मैटेड इज अ वॉक आउट ऑफ देयर इज अ मिलिट्री ऑफ बैरक, यानी ऑप्शन 2। एंड फोर्थ ईयर द सोल्जर वेर डिसमिस एंड sentenced to be 10 years imprisonment of refusing to use of grass cattle here. And third of here, other soldiers studies of merit, revolt and of British officer are released with the imprisoned to the soldier. And the last third year, the released soldier killed the British officer and after the marches to Delhi proclaim and the Mughal Empire Bahadur Shah Jafar as the एम्पायर ऑफ द इंडिया। देयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, 1857 क्रांति मैंने कहा ना बहुत महत्वपूर्ण था और ये क्रांति ने जो है अंग्रेजों की नींव को हिला के रख दी। तो इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो जरूर देखने को मिला होगा। व्हाट वेयर द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन इंडिया? यू नो दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट वेयर द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन इंडिया? तो ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, सी ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ, या डी ये सभी। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली है और इसका आंसर यहाँ पर होगा द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। द एंड ऑफ मुगल एम्पायर मतलब मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1857 विद्रोह का यही भारत पर प्रभाव पड़ा कि मुगल साम्राज्य जो था हमेशा के लिए इसकी अंत हो गई। और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने यहाँ के लोगों को तरह तरह के जो है फुसलावे बातें दी और देखा जाए तो उसके बाद कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि ब्रिटिश ने ये हमदर्दी दिखाने की कोशिश किया कि हमने कांग्रेस के 1885 में जो स्थापना किया है वो आपकी भलाई के लिए किए हैं और ये आपके जो है सारी बातों को देखेगा, लेकिन मकसद वहाँ पर कुछ और थी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर तो आपका ऑप्शन जो है ए सही जाएगा, मुगल साम्राज्य का अंत यानी एंड ऑफ मुगल एम्पायर। अगला क्वेश्चन पे हम नज़र डालें। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? Who was the सूबेदार सीताराम पांडे? Who was the सूबेदार सीताराम पांडे? ऑप्शन पे अगर नज़र डालें तो सीताराम पांडे एक सिपाही थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग पर तलवार से हमला किया और उन्हें लगभग मार डाला। बी कहता है सीताराम पांडे बंगाल में अंग्रेज द्वारा नियुक्त एक रेजिडेंट थे। सी कहता है सीताराम पांडे स्वयं भू शासक थे और उन्होंने अंग्रेज के अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन देने से गुहार लगाई थी कि पिता को पेंशन दे। या डी सीताराम पांडे एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, भले ही उनके अपने बेटे को अंग्रेज ने मार डाला था उसकी आंखें के सामने। द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, हु वाज द सूबेदार
Sitaram Pandey? The option here, Sitaram Pandey was the spy that attacked to the Lieutenant Bhag with the sword. They almost killed him. The B option is Sitaram Pandey was the resident of appointed by the British in the Bengal region. And C. Sitaram Pandey was the self-proclaimed ruler who is the pleaded with the British to give his the father a pension when to the later die. D. Sitaram Pandey was the chef who is helped the British to be suppress the rebellions even though his own son was killed by the British in front of his eyes. You know that question is very interesting. सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? देखिए, भारत में भी ऐसे लोग थे जिसके कारण जो है हमारे देश का नाम जो है खराब हुआ। अब देखिए, सूबेदार सीताराम पांडे वो व्यक्ति थे जो एक सिपाही थे और ये भारतीय होते हुए भी अंग्रेज को इन्होंने सहायता किया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अंग्रेज ने इनके आंखों के सामने इनके बेटे को मार दिया, फिर भी इन्होंने अंग्रेज का साथ नहीं छोड़ा। अब देखिए, क्या भारत में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बेटे को कत्ल कर दिया अंग्रेजों ने और उसी की मदद की? तो ये थे सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे जो थे एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह के दबाने में अंग्रेजों की मदद भी की। भले ही उनके अपने बेटे को अंग्रेज ने मार डाला था उनकी आंखों के सामने, फिर भी उन्होंने जो है अपनी जो है देशभक्ति, सिपाही भक्ति नहीं छोड़ी। तो इन्हीं कारणों से हमारे देश में जो है अंग्रेजों का जो है बोलबाला था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हु वाज द सूबेदार सीताराम पांडे? द सीताराम पांडे वाज द स्पाई हु इज द हेल्प द ब्रिटिश टू बी सप्रेस द rebellion even though his own son was killed by the British in the front of his eyes. The option D is correct. And let's see next question here. अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है, वक्त काफियान का एक सैनिक था। वक्त काफियान एक सैनिक था। कहाँ का सैनिक था? वक्त काफियान वॉज सोल्जर फ्रॉम। वक्त काफियान कहाँ का सैनिक था? क्या वो मेरठ का था, या आगरा का सैनिक था, या बरेली का था, या दिल्ली का था? देखा जाए तो आंसर है वाक़यात का काफियान जो था एक सैनिक था और वो भी बरेली का। ऑप्शन सी सही है, जो है बरेली का सैनिक था। वक़ात काफियान खां जो है एक सैनिक थे जो बरेली के। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसने बनने होते थे? किससे बने होते थे? समझ में आया कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसके बने होते थे? और यही कारतूस जो थे 1857 की जो है विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए तैयार थे। तो क्वेश्चन है, द ग्रेजेस आर कार्टिलेजेस गिवन टू बी इंडियन सोल्जर was the made what? You know that question here. The graces are cartridges given to be Indian soldier was made of what? ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो क्या मुर्गी की चर्बी से बनाई गई थी, या बी कुत्ते की चर्बी से, या सी बकरी और भेड़ की चर्बी से, या डी गाय और सूअर की चर्बी से? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसके बने होते थे? तो आपको तो पता ही होगा कि जो भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस थे वो गाय और सूअर के बने होते थे, क्योंकि आपको पता है कि गाय हिंदुओं की माता होती है और वो लोग उनके चर्बियों को मुंह में नहीं रख सकते थे, और सूअर जो है मुसलमानों के लिए हराम होता है, उनके शब्द सुन के ही वो लोग नापाक हो जाते हैं। इसलिए इस चर्बी के कारण ही 1857 का विरोध का जो है बिगुल बजाई गई थी मंगल पांडे के द्वारा।
तो भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी जो कारतूस थे वो थे गाय और सुअर की बनी होती थी, यानी ऑप्शन डी सही है। द फैट ऑफ काउ एंड पिग, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित निवासियों में से किसी एक रेजिमेंट में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल की सेना ने उसे मार डाला। तो समझ में आया? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित निवासियों में से किसी एक रेजिमेंट में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल के सेनाओं ने उसे मार डाला। Among the following residents of British India, who was the first to be take a refugee in the residence and killed by the force of Begum Hazrat Mahal? You know that the important question here. Among the following residents of British India, who was the first to be take refugee in residency and killed by the force of Begum Hazrat Mahal? The name of regiment Angrez British regiment here. The option John Nicholson, option B Sir Harry Arens, C John Lawrence, D Henry Havelock. You know that question is very interesting. किसको जो है रेजिमेंसी में शरण लेने के मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल ने के सेनाओं ने उसको मार के जो है ख़त्म कर दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो वो था सर हेनरी लर्नेस, यानी ऑप्शन बी सही है। सर हेनरी लर्नेस को जो है हजरत महल के सेनाओं ने मार डाला था, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई चुक के सिद्धांत के तहत भारतीय शासक कौन थे? देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई चुक के सिद्धांत के तहत भारतीय शासक कौन थे? हु वाज द इंडियन रूलर अंडर द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द लेप्सी इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी? Who was the Indian ruler under to the doctrine of the Leprosy introduced by the Lord Dalhousie? The option है उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, वह विदेशी शासकों के साथ संबंध नहीं रख सकते थे, उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी, या डी सेना नहीं रख सका। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड डलहौजी जो चुक सिद्धांत चलाई गई थी, चुक सिद्धांत यानी लैप्स इंट्रोड्यूस की गई थी, लैप्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्सी, वो किस पे आधारित थी? तो देखा जाए तो आंसर है दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट इट एंड देयर टू बी अ थ्रोन। ई मीन्स उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी। ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनको जो है काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट के लिए जाना जाता है। उन्होंने रेलवे की भी जो है शुरुआत यहाँ पर की भारत में, लेकिन उन्होंने एक कानून लगा दी जिसके कारण भारत में जो है युद्ध का बिगुल बच गई। वो थी कि उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। कोई भी राजा जो था कोई भी बच्चा का उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता था। तो ये जो थी चुक सिद्धांत के अंतर्गत आती थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है ईसाई मशीनरी ने किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की? ईसाई मशीनरी ने किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की? नीचे दिए कथनों में से वह कथन चुने जो मिशनरी के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन है ईसाई मशीनरी स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे और वो जहाँ तक कि उसके पास जमीन और संपत्ति भी थी। बी कहता है ईसाई मिशनरियों ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया। सी कहता है ईसाई धर्म में परिवर्तन एक भारतीय पूर्वजों की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था।
और डी कहता है ईसाई मसीह ने लोगों को ईसाई बना दिया। तो क्वेश्चन है डियर, इन व्हाट वे डिड द क्रिश्चियन मिशनरीज हेल्प टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन टू बिलो, चूज द वन ऑफ दैट इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू बी दिस मिशनरी। देयर इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू द मिशनरी। ऑप्शन ए, the Christian missionary functioning freely and even own land and property. Option B here, the Christian missionary did not be encourage their education of women. Option C, an Indian converted to the Christianity could inherit their property and assets. And option D, the Christian missionary converted the people as the Christian. क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। यहाँ पर आपको बता दूं मैं बात कि चंद ब्रिटिश सिपाहियों ने भारत के करोड़ों आबादियों पर कब्जा कर लिया। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका तो साफ मतलब बनता है कि हमारे भारत वासियों में एकता नहीं थी, और आज भी वही चीज़ देखने को मिलता है। आज भी भारत की एकता को कुछ चंद नेताओं के प्रवान चल रहे हैं। आज भारत में भी एकता की जो है एक नई लहर चला दिया गया, जिसमें ख़त्म करने की पूरी जोर लगाई गई है। भारत की एकता को ख़त्म करने के लिए ये सारे के सारे जो है मंत्री लोग लगे हुए हैं, और शायद आने वाला समय में फिर से कोई व्यक्ति आएगा जो पूरे ही देश पे कब्जा करके चला जाएगा, जैसे अंग्रेज के समय हुआ था। कहते हैं अंग्रेज कुछ ही थे, और उन्होंने भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाले देश पे बहुत ही आसानी से कब्जा कर लिए। मैं और एक घटना बता दूं आपको कि जब भारत में मुगल की आगमन हुआ, जब भारत में बाबर एंट्री किया, तो बाबर उस समय 10,000 से भी कुछ सैनिक लेके भारत में एंट्री किया था, और उसका सामना करोड़ों के सैनिकों से होने वाली थी। लेकिन 10,000 सैनिक ने 1 करोड़ सैनिक को हरा दिया, और भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव रख दी गई। तो कहीं वही संकट तो आने वाला नहीं है, क्योंकि देखा जाए, कहते हैं घर का भेदी जो है सबको नष्ट कर देता है, और जो हमारे देश में धर्म के नाम पे जो ये प्रबंध अपना रहे हैं, वो देश को तबाह कर देंगे। क्या देखा जाए संविधान में ये बात क्यों लिखी गई थी कि भारत एक जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ पर जो है ये सेक्युलरिज्म है, यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। क्यों लिखते टाइम इस बात को जो है महत्वता दी गई, और आज बड़े बड़े नेता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज धर्म के प्रचार ही चारों तरफ बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं, और भारत को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहते हैं जब तक आप प्रचार कीजिएगा भारत टूटेगा ही, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, दिल से लगा के रखते हैं, तो आप अपने घर में लगा के रखिए, इसको ऑफिस में लेके ना जाइए, इसको जो है दूसरे लोगों तक ना ऐसे कीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता खंडित होता है। और आने वाला समय में देखिए फिर भारत का जो है एकता के लिए बहुत बड़ा सबब बनेगा, क्योंकि हमारे देश की एकता जो है बड़े बड़े नेता लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। वही बात है ना, कहते हैं मुंह में राम राम है और बगल में छुरा चला रहे हैं। तो वही सिस्टम आज हमारे समाज में भी हो गया है, और यही कारण था कि ईसाई मसीह ने जो है ब्रिटिश शासन की मदद की, जिसके कारण भारत को जो है बहुत तरह के प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। तो देखा जाए अगर हम ऑप्शनों की तरफ नज़र करें, तो ईसाई मसीह स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, और यहाँ तक कि उनके पास ज़मीन और संपत्ति भी थी। तो ये बात सत्य थी, इसमें कोई झूठ नहीं है। ईसाई धर्म में परिवर्तन एक भारतीय पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकारी हो सकता था, तो सी ऑप्शन भी यहाँ सही है। और डी कह रहा है ईसाई मशीनरी के लोगों में ईसाई बना दिया, ये भी बात सही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर ने ये पूछ रखा था कि कौन सी बात जो है सत्य नहीं है, गलत है। तो ये गलत ये था
साई मशीनरी ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं किया, जो बिल्कुल गलत है। इस साई मशीनरियों में शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी, तो वो बात सत्य थी। लेकिन ये बात जो यहाँ लिखी गई है बी स्टेटमेंट में कि साई मशीनरी ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित न किया, वो गलत है। यानी ये जो है नॉट अ ट्रू। द क्रिश्चियन मिशनरी डिड नॉट बी encourage the education of women. It is a not a true. It is a false. It means to the B option is correct here. And let's see next question here. अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, अंग्रेज के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। आखिर अंग्रेज के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध किसने लड़ा? मैं आपको बता दूं, गुरिल्ला युद्ध जो था मुगलों के समय से बाबर लड़ा करता था। और बाबर जो था बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सैनिक था। वो जंगलों में रह के गुरिल्ला युद्ध सीखा और भारत में गुरिल्ला युद्ध का जो है सूत्रपात किया। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी गुरिल्ला युद्ध लड़े गए, तो वो कौन लड़ता था? द क्वेश्चन है, कंटिन्यू टू द फाइट टू द गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। नो दैट क्वेश्चन है, कंटिन्यू टू फाइट टू द गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट टू ब्रिटिश। तो देखा जाए तो गुरिल्ला युद्ध के सबसे अच्छे जो जानकार थे वो थे तात्या टोपे। यानी ऑप्शन बी सही है। तात्या टोपे जो थे गुरिल्ला युद्ध काफ़ी अच्छे लड़ते थे और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध का ही संचार किया और उसी का जो है उन्होंने काफ़ी महत्ता थी। यानी तात्या टोपे जो थे गुरिल्ला युद्ध को ही पसंद करते थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फारसी शब्द सिपाही से लिया गया है जिसका अर्थ है पैदल सैनिक? क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है विकल्प फारसी शब्द सिपाही से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पैदल सैनिक? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ड्राइव फ्रॉम द पेरिसन वर्ड स्पाई मीनिंग इन्फेंट्री सोल्जर है? द ऑप्शन सैनिक, बी प्रमुख कमांडर, सी योद्धा, डी सिपाही। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आपका है सिपोए। सिपोए मीन सिपाही, ऑप्शन डी। यानी देखा जाए तो जो है सिपाही जो है विकल्प फारसी शब्द सिपाह से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पैदल सैनिक। यानी ऑप्शन डी आपका सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? जो विद्रोह थी 1857 की क्रांति, वो कहाँ पर शुरू हुआ था? द म्यूनिटी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑप्शन इज बरेली, बी दिल्ली, सी आगरा, डी मेरठ। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखा जाए तो मेरठ में जो घटना घटी थी तो मेरठ से ही जो 1857 की जो है शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन डी सही है, मेरठ, एंड डी इज करेक्ट हियर। मेरठ से जो है विद्रोह का सूत्रपात हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी? देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है कि 19 मई 1857 को जो है कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और 10 साल की जेल सुनाई गई थी? हाउ मनी सिपोसिस वेयर डिसमिसेस फ्रॉम टू सर्विस एंड सेंटेंसेस to be 10 years in the jail on 9 May 1857. You know that question is very interesting. How many siposis were dismissed from the service and sentenced to be 10 years of jail on 9 May 1857? The option है क्या 80 सैनिकों को बर्खास्त की गई थी, या देखा जाए तो 85, या सी 90, या डी 99। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 80 को किया था या 85 को या 90 को या 99 को। देखा जाए तो काफ़ी है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कितने को किया गया था बर्खास्त?
तो देखा जाए दोस्तों कि 9 मई 1857 को जो है 85 यानी 85 सैनिकों को बर्खास्त किया गया था और 10 साल की जो सज़ा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही है, 85 सैनिकों के साथ ऐसा कार्य की गई थी और जेल की जो है सज़ा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किस सम्राट ने विद्रोह को आशीर्वाद दिया था, यानी किस सम्राट का जो है आशीर्वाद प्राप्त था 1857 की क्रांति को। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच एम्पायर टू ब्लेसिंग टू द म्यूनिटी, विच एम्पायर ब्लेस द म्यूनिटी। ए मीर जाफर का आशीर्वाद प्राप्त था, बी बहादुर शाह जफर, या सी भक्त खान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए उस समय काफ़ी एक्टिव रूप में बहादुर शाह जफर थे, तो बहादुर शाह जफर का ही आशीर्वाद मिला होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो बहादुर शाह जफर बहादुर शाह सम्राट वो सम्राट थे जिसका आशीर्वाद प्राप्त था और इन्होंने जो है ब्रिटिश के लिए सभी को जो है एक नया जोश दिए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले। और ये सब भी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अंतर्गत है और ये महत्वपूर्ण है। इसको आपको सोचना है, विचार करना है, समझना है और एक बात को ध्यान हमेशा रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप चाहते हो कि आपके त्रिपाण सेंटर और भी वीडियो लाए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो भी आपको माध्यम लगता है कि आगे बढ़ सकता है वो सारी माध्यम का आप उपयोग कीजिए, क्योंकि आप ही जो हो ये सारे कार्य कर सकती हो। कहते हैं एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होता, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। आप लोगों को जो है इसको कामयाबी की उस बुलंदी पे ले जाना है जिसको ये ज़रूरी है और सब बच्चों को सही ज्ञान मिले, यही त्रिपाण सेंटर का जो है मेन विचार है। और देश का कल्याण हो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात आता है और देश की कल्याण तब होती है जब हर बच्चे जो है अच्छे कार्य में लगन से करेंगे, समझदार बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे और किसी के बातों पर जो है नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों त्रिपाण सेंटर यहीं पे नहीं थमा है। यहाँ पर तो देखिए 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।